दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस मस्ती यानी जगदेव सर के द्वारा जो कि हैंडराइटिंग नोट्स सभी सब्जेक्ट का निकाला गया है उसी को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों इसमें 110 पेज हैं। हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी पेज को देखेंगे और लगभग 10 से 12 वीडियो में पूरा पॉलिटिकल को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस यह सभी जो कि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ही अच्छा नोट्स है और बिहार पुलिस बीपीएससी के पीटी तक यह बहुत ही काम देता है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए यहाँ पे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पे पहला पेज में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक होता है वहीं को उसी को दिया गया है दोस्तों। राज्य व्यवस्था के बारे में दिया गया है कि राज्य व्यवस्था क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों राज्य व्यवस्था राज्य या देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किए जाते हैं उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों संविधान देश को चलाने के लिए सभी नियम एवं कानून एवं व्यवस्था की चर्चा जिस पुस्तक में होता है उसे संविधान कहा जाता है। दोस्तों इतना बेसिक पता तो सभी किसी को होगा कि संविधान क्या है, संविधान कैसे काम करता है। और नेक्स्ट दिया गया है संविधान। दोस्तों संविधान पहला कौन सा देश लागू किया था यही दिया गया है। संविधान का सबसे पुराना संविधान दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का संविधान था और दुनिया का सबसे पुराना और लिखित संविधान भी ब्रिटेन का ही था जो कि यहाँ पे दिया गया है ब्रिटेन। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था जो कि 1789 में प्रारंभ हुआ था और लागू भी हुआ था तो 1789 में। और अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही था दोस्तों। अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका कंट्रीज़ का था और दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का था जिसमें 96 आर्टिकल थे और 3814 शब्द दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा संविधान पूछ रहा है और अमेरिका आर्टिकल के आधार पर था छोटा। वहीं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा प्यारा सा भारत का देश का है जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल हैं तो और 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। और गिनती के आधार पर यहाँ पे 25 यहाँ पे भाग की संख्या हो गई है जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़ रही है। और यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को रद्द कर दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट पेज है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पेज से भाग 1 शुरू होता है जिसमें भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है और यह आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है भाग 1 में। इसको भी देख लेते हैं। भाग 1 में दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्यों का संघ है भाग 1 में। इंडिया दैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट। भाग 2 में है, भाग 2 में दिया गया है विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति भाग 2 में है दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाए थे। यहाँ पे सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत ही भारत का अभिन्न अंग बनाए थे। और वहीं आर्टिकल 3 कहता है देश के अंदर, जैसे कि हम लोग के भारत देश के अंदर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन एवं नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 एवं 3 किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और यह साधारण बहुमत से ही हो सकता है दोस्तों। जो नाम परिवर्तन है, सीमा परिवर्तन है, यह हम लोग साधारण बहुमत से कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आज़ादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा थी। आज़ादी के समय बोल रहा है दोस्तों, रियासतों की संख्या 562 थी। यह क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकीकरण किए दोस्तों। भारत का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और इन्हीं के आधार पे एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को एकीकरण किया गया था। और वहीं जूनागढ़ को नवंबर 1947 में और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में किया गया था। और यहाँ पे नोट में दिया गया है
देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मनेन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों, जो रियासत था भारतीय संघ का, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मनेन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। और भाषाई आधार पे राज्य बनाना या बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसके लिए अनेक कमेटी गठित किया गया था, जिसमें पहला कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी। दोस्तों, एस.के. धर कमेटी बनाया गया था जून 1948 में, और यह रिपोर्ट सौंपा गया दिसंबर 1948 में। और इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। दोस्तों, जो यह एस.के. धर कमेटी था, इसके विरोधी बहुत थे, जो कि बोल रहे थे कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, और प्रशासनिक आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का समर्थन किया। और वहीं दूसरा कमेटी बना, जो कि दूसरा कमेटी का नाम था जे.भी.पी. समिति। दोस्तों, इसमें सदस्य 3 थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सितारामैया। इसे बनाया गया दिसंबर 1948 में, और रिपोर्ट सौंपा गया अप्रैल 1949 में। इस रिपोर्ट ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का बहुत ही भारी मात्रा में विरोध किया, और ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उसके तुरंत ही बाद, लगभग 4-5 साल के बाद, यहाँ पे तेलुगु नेता राम उल्लू के 56 दिन का आमरण अनशन तथा 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु के पश्चात बनाया गया। और यहाँ पे नाम रखा गया था फजल अली आयोग। दोस्तों, फजल अली आयोग में दोस्तों 3 सदस्य इसमें भी थे। इसमें एक सदस्य थे फजल अली, दूसरा थे हदरनाथ कुंजर और के.एम. पणिक्कर, जो कि 3 सदस्य थे। इस समिति आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। दोस्तों, इसे बनाया जाता है अक्टूबर 1953 में, और रिपोर्ट सौंपा जाता है अक्टूबर 1956 में। और इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी दे दी, और इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी स्टार्ट हो गया, जो कि पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और यही पहला राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 में पास किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया। वहीं फजल अली आयोग जो था, यह अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपता है, और फजल अली अधिनियम भी 1956 में सौंपा गया था। फजल अली अधिनियम को ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। दोस्तों, इसमें काफ़ी बारीकी से समझाया गया है, इस हैंडराइटिंग नोट्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस नोट्स को आप लगातार 2-3 घंटा भी पढ़िएगा ना, तो मन नहीं थकेगा। वहीं इसमें दिया गया है, इसीलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बनाया गया था। नोट में दिया गया है, फजल अली आयोग का गठन 1953 को हुआ, और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी 1953 में हुआ था। और नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे पॉइंट, बम्बई प्रांत को 1 मई 1960 को तोड़कर भाषाई आधार पर 2 प्रांत का निर्माण किया गया। एक प्रांत का नाम पड़ा गुजरात, और दूसरा का पड़ा महाराष्ट्र। और नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया। दोस्तों, इसमें सभी का जो गठन है याद रखने योग्य नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा याद रख लीजिएगा। वैसे में मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में किया गया, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का गठन एक ही दिन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश था, इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। और यहाँ पे गोवा का 30 मई 1987 को किया गया था। दोस्तों, आप इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जो देश का 22वां राज्य बना था। दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसी को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है गोवा राज्य पर अधिकार। दोस्तों, गोवा राज्य पर अधिकार पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, और यह 19 दिसंबर 1961 को संपूर्ण रूप से, जब पुर्तगाली चले गए, तब इसकी संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली। और दोस्तों, ऑपरेशन विजय चलाया गया था,
और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, जिस दिन वह स्वतंत्र हुआ था, उसी दिन मनाया जाता है। गोवा राज्य दिवस 30 मई को स्थापना हुआ था। गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा मिला था। और यहाँ पे दिया गया है 56वां संविधान संशोधन द्वारा ही दमन एवं दीव को एक नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1987 में दिया गया था, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ पे पुदुचेरी जो है यह केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 14वां संविधान संशोधन 1962 में ही दे दिया गया था। और जम्मू कश्मीर जो था, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। और दमन एवं दीव को दादर नगर हवेली का दर्जा 26 जनवरी 1920 को दिया गया था, जो कि पिछले बार शायद यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे नागरिकता जो कि भाग 2 है, इसको हम लोग कवर करेंगे। और काफ़ी हैं, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी हैं पूछे जाने की संभावना होती है, तो चलिए इससे भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों जो नागरिकता है, यहाँ 5 से 11 आर्टिकल में इसे सम्मिलित किया गया है, उसी को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे नागरिकता जो है भारत का, यह एकल नागरिकता है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ संसद द्वारा इस अधिनियम को बनाया जाता है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे जटिल भाग 2 यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि सबसे जटिल भाग 2 है। इसे समझना बहुत ही जटिल है। दोस्तों नागरिकता अधिनियम जो है, यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। और यहाँ पे 5 विधियों को क्रम से दिया गया है, जो कि निम्नवत रूप से दिया गया है। इसे भी देख लेते हैं। पहला है जन्म के आधार पे नागरिकता प्राप्त करना। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, भारत में जन्म सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत का नागरिक हो, उनको जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाता है दोस्तों, जैसे कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, उन्हें भी वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। और जो तीसरा है पंजीकरण। दोस्तों पंजीकरण, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। नेक्स्ट है देशीकरण। दोस्तों यहाँ पे देशीकरण को दिया गया है कि देशीकरण के द्वारा आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 11 साल देश में रहना होगा, तभी आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। अर्जित भूमि। दोस्तों किसी देश राज्य को भारत में मिला लेना पर वहाँ के लोगों को स्वतः ही, जैसे ही किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा, वहाँ के लोगों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है नागरिकता का परित्याग करके भारतीय नागरिकता को परित्याग कर सकते हैं। और 2 नंबर में है किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो भी आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर आप कदाचार करते हैं तो आपकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। और यहाँ पे मस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे फेवरेट पॉइंट है, नागरिकता संबंधित जो नियम है यह संसद बनाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है, पार्लियामेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। दोस्तों भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, सिंगल नागरिकता है। और यह 1955 पर आधारित है। अधिनियम पूछेगा 1955 और किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। दोस्तों जो 5 से 11 तक नागरिकता का अध्ययन किया गया है उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 5 कहता है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर थे, उसे आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी गई थी। और वहीं आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता संविधान बनने के बाद आए नागरिकों को नहीं मिलेगी। यह बोलता है कि आर्टिकल 6 कि जब संविधान भारत में बना था उसके पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उसे आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दे दी गई है। और जो संविधान बन गया उसके बाद आएंगे उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, आर्टिकल 6 बोलता है। और आर्टिकल 7 बोलता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले
लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, यह आर्टिकल 7 बोलता है। दोस्तों आर्टिकल 8 बोलता है विदेश में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर वहीं आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं, आप व्यापार भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं, तो नागरिकता नहीं जाएगी। और आर्टिकल 9 बोलता है विदेशी जो नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, यह आर्टिकल 9 बोलता है। और आर्टिकल 10 है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो अपनी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और 11 बोलता है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को प्रदान है। दोस्तों संसद में भी गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से 5 से 11 तक जो नागरिकता भाग टू का जो पॉइंट था वो ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो CAB है, सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह CAA है और CAB है। यहाँ पे CAA यानी लोकसभा जो कि 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया और राज्यसभा में 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया। और यह जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो यह राष्ट्रपति के पास 12 दिसंबर 2019 को अनुमति मिली और यह अब CAB इस प्रकार CAA द्वारा लागू हुआ है जो 10 जनवरी 2020 को पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। और यह 11 मार्च 2024 को संपूर्ण रूप से 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकता है। दोस्तों CAA में प्रावधान क्या है? दोस्तों देश इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश केवल अल्पसंख्यक यानी हिंदू धर्म, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन पंजीकृत यानी 7 वर्ष दिए गए हैं और 5 वर्ष यहाँ पे देशीकरण प्रकृतिकरण 11 वर्ष और 7 वर्ष के द्वारा अल्पसंख्यक को मिल सकता है, जो कि CAA द्वारा ये भी नागरिकता को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया होती है। NRI उन्हें मिलता है जो पासपोर्ट धारक विदेश हैं, NRI उन्हें मिलता है। PIO भारतीय मूल के नागरिक को मिलता है और OCG भारतीय नागरिकता तथा लेकिन वह नागरिकता नहीं है, यह नागरिकता था जो कि अब वह नहीं है, इसे अंत कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे जो कि भाग 3 में है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा वीडियो चाहते हैं, इसे कंप्लीट एक वीडियो में चाहते हैं या पार्ट बाय पार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके देख लेना चाहते हैं या एक ही वीडियो में चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।